दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिजल्ट के बाद लगभग 262 एस्पिरेंट को सिलेक्ट किया गया फॉर ईपीएफसी इंटरव्यू और लगभग 575 एस्पिरेंट को सिलेक्ट किया गया फॉर ईओ इंटरव्यू। अब ये सारे के सारे बच्चे क्वालिटी एस्पिरेंट हैं जो कि एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करके ही इस लेवल तक पहुंचे हैं। अगर आपको इन बच्चों के बीच में खुद को डिफरेंशिएट करना है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन टॉप नॉच करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका फाइनल पीडीएफ में नाम आएगा। तो दोस्तों यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज, जिनको अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं तो आप सिलेक्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी में आ सकते हैं, और कौन सी ऐसी बैड क्वालिटीज हैं जिनको अगर आप अवॉइड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग अगेन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आप लोगों को कौन सी क्वालिटीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज को अवॉइड करना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के इंटरव्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ईपीएफओ के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, एपीएफसी पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, ईओए पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी कंप्रेहेंसिव गाइडबुक आपके लिए रेडी है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई हमारी इस वीडियो का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर दी गुड क्वालिटीज जो कि एक सिलेक्टेड स्टूडेंट को सिलेक्टेड बनाती हैं। मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जिनको अगर आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लो या फिर जिनका आप कॉन्शियसली ध्यान रखो तो आप एक अच्छा इंटरव्यू देकर अच्छा रिजल्ट जो है पा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे भाई व्हाट आर दी बैड क्वालिटीज, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको पक्का अवॉइड करनी है, मतलब जिनका आपको ध्यान रखना है कि भाई ये क्वालिटीज अगर मेरे अंदर है तो कहीं ना कहीं मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो आप लोगों को इन क्वालिटीज को अवॉइड करना है और कोशिश करने की भाई आप इन क्वालिटीज से बहुत दूर रहें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई जो गुड क्वालिटीज हैं वो कैसे हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो हर एक इंटरव्यू एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट आर दी गुड क्वालिटीज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। देखो यहाँ पर जो क्वालिटीज मैंने मेंशन करी हैं, ये क्वालिटीज जो बच्चे पिछले कुछ सालों में सिलेक्ट हुए हैं एपीएफसी या ईओ पोस्ट पे, उनसे बात करके, उनसे डिस्कस करके जो है यहाँ पर मैंने लिखी है। ये क्वालिटीज ऐसा नहीं कि भाई यही मूल मंत्र है आपके सिलेक्शन का, बट कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की राह को ये क्वालिटीज इजी बना देती हैं, स्मूथ बना देती हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली क्वालिटी जो मुझे लगती है एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की, जो कि मैंने पास्ट ईयर स्टूडेंट्स में देखी है जो सिलेक्ट हुए हैं, वो ये है कि दे आर हाईली अवेयर एंड दे आर वेरी गुड क्लैरिटी कि भाई क्यों वो ईपीएफओ को ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके माइंड में बहुत क्लैरिटी है कि भाई व्हाई वी आर चूजिंग ईपीएफओ। ऐसा नहीं कि जस्ट अनदर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स पहले दिए थे वो नहीं निकल रहे थे तो वो ईपीएफओ में घुस गए। नो डाउट स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही होता है, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में फंसे हुए थे, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा था मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद, फिर ईपीएफओ की अपॉर्चुनिटी दिखी, इस तरफ घुस गए। लेकिन अब वो जवाब अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं ओवर ऑनेस्टी हो जाएगी। तो आप लोगों को उस जवाब को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई क्यों आप ईपीएफओ ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये आपके पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए। यू मस्ट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी कि भाई क्यों आप ईपीएफओ का हिस्सा बनने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप हाईली अवेयर हैं और आपके जवाब में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है कि भाई व्हाई यू वांट टू चूज ईपीएफओ, तो आप एक अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। तो जो भी बच्चे पास्ट ईयर में सिलेक्ट हुए हैं उन सबसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, लगभग हर एस्पिरेंट से क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा जाएगा भी कि भाई क्यों आप ईपीएफओ का हिस्सा बनने वाले हो या बनना चाहते हो। तो आप लोगों को इसका जवाब बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ देना पड़ेगा। दोस्तों सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन ऑफ कोर क्वेश्चंस ऑन डेफ। उनका जो प्रिपरेशन का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं उनका डेफ ही होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों यही फॉर्म आपके इंटरव्यू पैनल के सामने होगा, उसी जो है फॉर्म के बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट होंगे और वही डेफ आपके क्वेश्चंस की चेन को डिसाइड करेगा और वहां पे कहीं ना कहीं आपके आंसर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहां पर अगर आप लोग अपने कोर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं और वहां पर आपको कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, आप बहुत क्लियर हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे इंटरव्यू के लिए खुद को रेडी बना रहे हैं। लेकिन जो लोग डेफ को ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल लेकर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप फिर अपने इंटरव्यू के लिए खुद को रेडी नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब ये कि भाई आपको किसी भी पॉइंट पे डेफ में कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि भाई मैंने डिटेल क्यों फिल किया है। पहली बात कि यहाँ पे डेफ फिल करते टाइम अपने डिटेल्स का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। 2 बार 3 बार सोच के और बहुत ही जो ऑनेस्ट डिटेल है, जो बहुत एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वही मेंशन करें और फिर उसको डिफेंड करें अगर वो कोई जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कैरी करती है, ठीक है। उसके दोस्तों थर्ड पॉइंट है नेवर शाई ऑफ प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे ना हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार 2-3 मॉक इंटरव्यू देंगे लेकिन ढंग से देंगे, ठीक है। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज नहीं देंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार लेट्स हैव अ प्रैक्टिस,
कि हम बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने जो स्टैंडर्ड आंसर है उनको सबके सामने देके देखते हैं और देखते हैं कि भाई हर पैनल मेंबर का क्या रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं मल्टीपल पैनल्स के सामने, तो हर पैनल की अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है आपके आंसर की, उनका एक अपना जो है एक ऑरा होता है, तो वो आपके आंसर को कैसे जो है चेक करते हैं, कैसे उस पर फीडबैक देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि आपको भी एक फिक्स्ड स्टाइल का पैनल जो है नहीं देखने को मिलने वाला यूपीएससी के इंटरव्यू में, वहां पे भी आपको एक रैंडम पैनल मिलने वाला है। तो आपको मल्टीपल पैनल की अगर प्रिपरेशन है, अगर आप सबके सामने अपने आंसर्स को वेरीफाई करवा चुके तो वहां पर भी आपका आंसर कहीं ना कहीं सही बैठेगा। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। और दोस्तों जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट थे, भले वो रैंक 1 सचिव नेहरा सर क्यों ना हो, भले वो रैंक 49 निशांत सर क्यों ना हो, भले वो आकाश अग्रवाल सर क्यों ना हो, इन सब ने मल्टीपल मॉक्स दिए हैं, हर तरह के मॉक्स दिए हैं, ऑनलाइन मॉक्स भी दिए हैं, ऑफलाइन मॉक्स भी दिए हैं, लेकिन मॉक से दूरियां नहीं भागे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भले आप कितने भी अच्छे लेवल पे क्यों ना हो, भले आपने पुराने अपने जो है एजुकेशनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यू क्यों ना दे दिए हो, सीएपीएफ के इंटरव्यू करना दे दिए हो, लेकिन ये इंटरव्यू एक नई शुरुआत है, आपको यहां पर भी प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में कि दे हैव अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लेकिन स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा। उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत होती है किसी भी टॉपिक पे, तो यहां पर वो डेप्थ में भले ही मतलब एक जो है बहुत नीचे तक ना जाए डेप्थ में किसी भी टॉपिक के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जितनी उनकी है वो बहुत अच्छी डेवलप्ड होती है। तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर्ड आंसर उनके माइंड से हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर आप एक किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू मस्ट नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ठीक है, आप लोगों को ऐसा नहीं कि बहुत एडिशनल, बहुत एडवांस, बहुत फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, लिमिटेड नॉलेज क्यों ना हो पर अंडरस्टैंडिंग हो पर्टिकुलर लिमिटेड नॉलेज में भी। मतलब ऐसा हो कि भाई आप लोगों को कम पता है लेकिन जो भी पता है बहुत अच्छा पता है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो सिंपल स्ट्रक्चर टू द पॉइंट आंसर्स आपके होने चाहिए। मॉडरेट नॉलेज हो चलेगा बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस नॉलेज पे आपकी इनफ हो। इवन अगर आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी, बीकॉम किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है लेकिन इसका मुझे इतना पार्ट पता है और इस पार्ट पे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी है, आप लोग श्योर है कि भाई इसका ये पार्ट तो पक्का सही में बोलूंगा, तो आपको बोलना है। तो यहाँ पे लिमिटेड बट क्वालिटी ये आपने इंश्योर करना है और यही लोग जो है जो सिलेक्ट भी हुए वो यही इंश्योर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन का जवाब देके आता है, ट्रस्ट मी। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो शायद इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, जिन्होंने पास में इंटरव्यू दिया होगा, जिन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स में आई डोंट नो बोला है, आई विल ट्राई टू फाइंड इट ये बोला है, लेकिन फिर भी सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि वहां पर अगेन आपकी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है। तो जो लोग सिलेक्ट होते हैं दे आर हाईली सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट दे नो देयर पोटेंशियल एंड दे नो देयर लिमिट्स। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया होता है, ठीक है, आप लोगों को लग रहा होता है कि शायद इसका आंसर ये हो सकता है, बट आपको पता होता है कि अगर मैंने गलत आंसर दिया ना तो शायद एक नेगेटिव चेन ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए और फिर मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा। तो स्टार्टिंग में ही आप लोग बोल देते हैं कि सर आई डोंट नो, सॉरी। तो यहां पे जब आप ऐसे बोल देते हैं तो आपको ये फील नहीं होता कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देके शायद अपना इंटरव्यू खराब तो ना कर दूं। ऐसा उनको नहीं लग रहा होता, उनको अपनी लिमिट पता है कि भाई इसका आंसर नहीं पता तो नहीं पता, लेट्स से क्लियरली कि भाई आई डोंट नो। तो यहां पे वो अपनी लिमिट पे खुद को जो है वनरेबल नहीं बनाते हैं, वो बहुत क्लियरली अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और इंटरव्यू पैनल के सामने भी बहुत ऑनेस्टली उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे आप लोगों को जहां पे फैलने का मौका मिले, जहां पे शक्ति प्रदर्शन का मौका मिले, वो आपको करना चाहिए। और जहां पर आपको लगे कि यार नहीं ये मेरे दायरे से बाहर है, इसको मैंने प्रिपेयर नहीं किया, यहां पर मैं ब्लफ कर दूंगा कहीं ना कहीं, तो आपको उसको अवॉइड भी करना है। तो सर मैंने एक एस्पिरेंट से बात करी थी, तो उसने मुझसे बोला कि सर जब मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया तो पहले 3-4 क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं आता था, आना चाहिए था बट नहीं आता था। ठीक है, तो इंटरव्यू पैनल की शक्ल थोड़ी ऐसी लग रही थी कि भाई मैं शायद आउट ऑफ रेंज होता जा रहा हूं, मेरा इंटरव्यू तो जो है खराब हो गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझसे 5वां क्वेश्चन पूछा, वो मेरे डोमेन का था, मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, मैंने गहरी सांस लेके एक अच्छा सा आंसर उनको दिया और मुझे ऐसा लगता है आज भी कि मेरा सिलेक्शन उसी आंसर की वजह से हुआ है। दोस्तों यहां पर जहां पर आपको पोटेंशियल दिखा वहां पर आपने एक अच्छा आंसर दिया और उस आंसर ने आपके इंटरव्यू की डायरेक्शन चेंज कर दी। ऐसा बहुत और भी एस्पिरेंट के साथ हुआ है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं देना है, अगर आपको आंसर नहीं सॉरी हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, लेकिन जिसका भी आंसर दो वो सही से आंसर देना है। दोस्तों दे आर ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी मच ऑनेस्ट और बहुत इंटीग्रिटी। उनकी जो बातों में जो है इंफॉर्मेशन थी, जो उनके डेप्थ में इंफॉर्मेशन थी, जो उनका बैकग्राउंड था, सब एक ही सिनर्जी में था। वहां पर कहीं भी आप लोगों को इनकंसिस्टेंसीज देखने को नहीं मिलती हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं वो। अगर मतलब कोई चीज है तो है, अगर गैप ईयर है तो है, ठीक है, इसका रीजन ये था तो था, बता दिया सिंपल। उन्होंने उसको नेगेटिवली डिफेंड नहीं किया, मतलब
जो है डिफेंसिव नहीं हुए अपने अप्रोच में। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि बी ऑनेस्ट, ठीक है। इंटरव्यू पैनल के जो मेंबर्स हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिटी मेंबर्स हैं, वो पकड़ लेंगे अगर आप कोई झूठ बोलोगे तो, क्योंकि उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर झूठ बोलना ही क्यों, ठीक है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे नेवर लॉस्ट टच विद द इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन काफी लंबा चलता है, आप लोग भी देखेंगे। अभी 20 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था, 22 तारीख को, और अभी लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डेफ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरव्यू डेट तो पता नहीं कब आएंगी। तो यहाँ पर जितना भी लंबा इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्यों ना चले, गैप क्यों ना चले, आप लोगों को डेली बेसिस पे लगभग आधे घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट, यू मस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे ये बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर स्लाइड को मैं इस कोट के साथ ऐड करना चाहूंगा कि यूपीएससी डजंट सेलेक्ट द मोस्ट नॉलेजेबल कैंडिडेट, ट्रस्ट मी। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत नॉलेजेबल बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। दे सिलेक्ट द मोस्ट रिलायबल, मोस्ट कंसिस्टेंट, मोस्ट इंटीग्रल पर्सनैलिटी। जो आदमी मतलब भले ही 2 क्वेश्चन का आंसर कम दे दे, लेकिन देख के फील हो जाए कि यार हाई इंटीग्रिटी वाला पर्सन लग रहा है, हाईली रिलायबल लग रहा है, ठीक है, और हाईली सेल्फ अवेयर लग रहा है, तो उसको यूपीएससी पक्का सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आपने इन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर दी बैड क्वालिटीज डिस्कस कर लेते हैं। आपको इनको अवॉइड करना है या फिर इनके पॉजिटिव वाले पार्ट पे परस्यू करना है। जैसे बहुत बार इंटरव्यू में हमारी कोशिश क्या होती है कि यार इस इंटरव्यू में ना इंप्रेस कर देना है हमारे पैनल्स को, ठीक है। आपको वहां पे इंप्रेस करने की अप्रोच से नहीं जाना है। यू जस्ट कैरी योरसेल्फ विद व्हाट यू आर, और जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं उनके आंसर आप जैसा आप जानते हैं वैसा दीजिए, दैट विल बी इनफ। डोंट ट्राई टू एक्ट परफेक्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। आपको सुटेबल या फिर परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपना इंटरव्यू इसलिए खराब कर लेते हैं क्योंकि वो परफेक्ट आंसर ढूंढ रहे होते हैं। तो परफेक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा, ना वो है। जो आंसर है वो आप पेश करिए, अपने तरीके से पेश करिए, लेट्स सी उनका रिस्पॉन्स पे क्या होता है। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि यहां पर हम इनकंसिस्टेंसी शो करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है। आपने डेस्क में लिखा कि भाई आपने कभी जॉब नहीं करी। जब उन्होंने आपसे पूछा कि भाई 2018 के बाद जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, आपने 2025 तक क्या किया, आपने बोला कि सर मैंने पार्ट टाइम जॉब करी थी, फिर वहां पे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। आपने गैप कवर करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, लेकिन आपने डेफ में कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा। तो इनकंसिस्टेंसी आ गई। भाई डेफ में मेंशन कर देते पहले, तभी आपने वहां पे जवाब दिया। अगर जब लिखना ही नहीं था डेफ में तो यहाँ पे जवाब भी क्यों दिया, फिर कुछ और ही जवाब बोलते। तो यहाँ पे अगर आप इनकंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। तो सर एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई इंटरव्यू भी नॉलेज का टेस्ट है, इसलिए वो पूरा फोकस पढ़ने पे लगाते हैं। फिर दोबारा से पूरा कंटेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट का पढ़ लिया, बहुत सारे करंट अफेयर कवर कर लिए, बहुत सारी मैगजीन्स लेके पढ़ ली, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो फिर नॉलेज का टेस्ट नहीं है। यूपीएससी ने आपको नॉलेज के बेसिस पे ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है रिक्रूटमेंट टेस्ट में। ये टेस्ट है पर्सनैलिटी का, कैसे आप खुद को इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के सामने कैरी करते हो, आपके मैनर्स क्या हैं, आपका बोलने का स्टाइल क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रही है, जब वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, जब वो आपके आंसर पे एक नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, तब आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। दीज क्वालिटीज विल गेट यू सिलेक्टेड। तो यहाँ पे नॉलेज एक बहुत ही लिमिटेड एरिया है आपके इंटरव्यू का। इट इज मोर अबाउट पर्सनैलिटी, कैसे आप खुद को कैरी करते हो अपने इंटरव्यू रूम में, वो ज्यादा जो है फर्क डालेगा आपके इंटरव्यू के रिजल्ट पे। तो फिर ब्लफ आंसर्स इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग आई डोंट नो, ये बहुत बड़ी जो है नेगेटिव क्वालिटी होती है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अगर किसी और दिन में उनसे वो क्वेश्चन पूछता तो शायद आई डोंट नो बोल देते, बट इंटरव्यू में इंप्रेस करने के चक्कर में, परफेक्ट बनने के चक्कर में हर क्वेश्चन का आंसर करते गए और वो नेगेटिव चेन ऐसी स्टार्ट हुई कि जहां पर लास्ट में उनको शर्मिंदा होकर ही रुकना पड़ा। तो आप लोगों को ब्लफ नहीं करना है। दोस्तों बहुत बार इंटरव्यू पैनल जानबूझ के आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करता है जहां पर वो आपकी रिएक्शन देखे कि आपकी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हो या फिर आप पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हो। तो वहां पर कुछ बच्चे अगर पैनिक कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव साइड शो कर रहे हैं। तो आपको अपनी नेगेटिव साइड से बचना है, आपको पैनिक नहीं करना है। बी काम, बी रिलैक्स, ठीक है। कोशिश करिए कि भाई अगर कोई चैलेंज वाली सिचुएशन आ भी रही है तो वहां पर भी आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत बच्चों को बोला जाता है कि भाई आप ना इंटरव्यू में ओवर पैनिक मत करो, टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंट होके जाओ। तो वो कॉन्फिडेंट के चक्कर में कई बार खुद को ओवर कॉन्फिडेंट बना लेते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई हम बिल्कुल रेडी हैं, टेंशन नहीं लेनी है। बट दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन से आता है। अगर आपने प्रैक्टिस करके अपने प्रिपरेशन कर रखे तब आप कॉन्फिडेंट अगर हैं देन इट इज गुड। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी है और फिर भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। एंड दूसरे लास्ट में एक और मिस्टेक क्या करते हैं
कि लास्ट मोमेंट में कि भाई अब इंटरव्यू डेट अनाउंस हो चुके हैं, 3 हफ्ते बाद इंटरव्यू है, अब इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये भी मिस्टेक बहुत बार बच्चे कमिट करते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। और इस स्लाइड को मैं इस पॉइंट के जो है खत्म करना चाहूंगा कि मोस्ट कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड फॉर नॉट फॉर व्हाट दे डोंट नो, ट्रस्ट मी। मतलब बहुत बार बच्चे इस वजह से रिजेक्ट नहीं होते हैं कि भाई उनको कुछ नहीं पता है, वो इस वजह से रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वो बिहेव नेगेटिवली करते थे जब उनको कुछ नहीं पता होता है। तो यहाँ पे आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो क्वालिटीज गुड मैंने बताई हमको कैसे आपने इम्बाइब करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपने डेफ को एक बेस एरिया मान के चलो, उसको आप कोर एरिया मान के चलो, उसके हर एक पॉइंट पे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर दोस्तों सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हमेशा चेक करो कि यार कौन सी नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो आपको रिजेक्ट कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंट्रोवर्ट हूं, लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूं, तो उसको फेस करो, उसे भागो मत, उसको फेस करो। और जब आप अपनी वीकनेस के लिए जो है आपको खुद को पता होगा अपनी वीकनेस के बारे में, तो आप उस पर काम करोगे तो इंप्रूव हो जाएंगी और आप उससे डरोगे नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमारे अंदर वीक पॉइंट है और अगर वो सामने आ गया तो हम फंस जाएंगे, तो हम उस वीक पॉइंट की वजह से अपने अच्छे पॉइंट्स को भी जो है डाइल्यूट कर लेते हैं और अंडर कॉन्फिडेंट होकर हम इंटरव्यू देते हैं। बट अगर हमें अपनी वीकनेस क्लियर है, हमने उस पर काम किया हुआ है, फिर हम इंटरव्यू पैनल को बहुत अच्छे से फेस करेंगे। तो गिव मल्टीपल मॉक्स, जितने मॉक्स हो सकते हैं उतने मॉक्स दो, हर मॉक्स के फीडबैक पे खुद को इंप्रूव करो। एक्सेप्ट योर वीकनेस, गैप्स एंड पास्ट फेलियर, उनके लिए एक रेगुलर आंसर बनाइए, अच्छा आंसर बनाइए और जो ऑनेस्ट आंसर है वो बनाइए। स्टडी इन अ वे दैट यू कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली टीच इट टू अ फ्रेंड। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे पढ़िए कि भाई आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें, आप किसी को पढ़ा सकें, क्योंकि तभी हम उसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। और दोस्तों अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन भले ही आधे घंटे 45 मिनट करो, लेकिन डेली करो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वीडियो थी, आई होप आपको काफी मजा आया होगा। इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं लोगों से पूछ के बताए थे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, और ये गुड क्वालिटीज बैड क्वालिटीज आप लोगों को पक्का ध्यान में रखनी अगर आप इस बार के APFO इंटरव्यू को देने जा रहे हैं और उसमें क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपको कोई सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।